जय हिंद मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सरण है, इसमें आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जो इस समय हम 2 क्लास ले चुके हैं, 2 कंट्रोवर्सी। तीसरी जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी का है। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक है। क्या है? ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसके बारे में हम जानेंगे। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, किससे संबंधित है, कहाँ हुआ था और कितना सत्य है। इसको भारत को बदनाम करने के लिए बनाया गया या अंग्रेज़ों ने अपनी रणनीतिक कूटनीतिक सफलता के लिए इसको बार बार यूज किया। क्या है इसकी वास्तविक सच्चाई, इसके बारे में हम जानेंगे। ब्लैक होल ट्रेजेडी ये मूलतः अगर हम देखा जाए, अगर इसको देखें तो ब्लैक होल ट्रेजेडी मतलब होता है कि ये कोई होल या इस तरह से नहीं था। एक कमरे में लोगों को बंद कर दिया गया था, उसमें काफ़ी लोग मर गए थे। इसी को अंग्रेज़ थे वो, चूँकि तो अंग्रेज़ अगर भारतीय मरे होते तब ये समस्या ना आती, लेकिन अंग्रेज़ मरे थे तो इस वजह से ये समस्या आई। इसको जानने के लिए हम शुरू से देखते हैं। सिराजुद्दौला 1856 में शासक बनता है। मुर्शिद कुली खां मर जाता है, अलीवर्दी खां मरता है 1856 में। 56 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है। ये बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां। ये बंगाल का था, कहाँ क्या था ये? बंगाल का नवाब था। और इसका दौहित्र जो है सिराजुद्दौला था। दौहित्र जो था सिराजुद्दौला, ये नवाब बनता, बंगाल का नवाब बनता इसके मरने के बाद। ठीक, नवाब बनने के बाद स्थिति जान ही रहे हैं। अलीवर्दी खां की ये धारणा थी अंग्रेज़ों के बारे में कि ये मधुमक्खी के समान है। अंग्रेज़ क्या है? मधुमक्खी के समान है। इनको अगर ना छेड़ो तो ये शहद देंगी और छेड़ो तो काट खाएंगी। और ये रणनीति वो पूरी तरह समझ नहीं पाए कि कितने खतरनाक हैं, और उसी हिसाब से अपना चलता रहा। लेकिन अलीवर्दी खां के बाद जब सिराजुद्दौला शासक बना तो स्थितियाँ जो बद से बदतर हो रही थी वो और ख़राब हो गई। इस समय इसके 2 प्रतिद्वंदी थे। सिराजुद्दौला के अपने खुद के 2 प्रतिद्वंदी थे। कौन कौन थे? सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी कौन थे? दौला के प्रतिद्वंदी 2 थे। इसके प्रतिद्वंदी कौन कौन से थे? नंबर 1 था, एक तो शौकत जंग, ये एक शौकत जंग था। ये पूर्णिया का नवाब था, पूर्णिया परगना था, उसका नवाब था। ठीक। और दूसरी थी उसकी मौसी, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम। घसीटी ही थी, मतलब देशद्रोही थी, घसीटी बेगम। शासक बनने के बाद इनसे इसको निपटना था। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ हो रही थी? अंग्रेज़ों को हो रही थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्होंने शुरुआत में ही कलकत्ता में एक किला बनाया। क्या था उसका नाम? फोर्ट विलियम। कलकत्ता में कौन सा किला बनाया? फोर्ट विलियम। इस फोर्ट विलियम की चूँकि आंग्ल फ्रेंच युद्ध की संभावना थी, अंग्रेज़ों ने इसलिए इसकी किलेबंदी शुरू कर दी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी। क्यों शुरू कर दी? क्योंकि आंग्ल फ्रेंच युद्ध की संभावना थी, आशंका थी उनको आंग्ल फ्रेंच युद्ध की, आशंका थी। इस वजह से इन्होंने इसकी किलेबंदी शुरू कर दी। ठीक, किलेबंदी जब शुरू कर दी और इसके जो परकोटे थे, परकोटों पर तोपें चढ़ा दी। फोर्ट विलियम जो किला था, इसके परकोटों पर उन्होंने तोपें चढ़ा दी। यहीं तक सीमित रहा था। तो हो सकता है सिराजुद्दौला भाई, चूँकि उसके क्षेत्र में था ये कलकत्ता, तो वो उसके अधिकार में था, उसके राज्य में था, तो उसके बिना अनुमति के उस पर किलेबंदी करना, उस पर परकोटे चढ़ाना और परकोटों पर तोपें चढ़ाना,
ये उसके संप्रभुता के खिलाफ था, वो उसको संप्रभुता को उसको धक्का लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाल के जो भगोड़े थे, जो शासक के विद्रोही थे, उनको फोर्ट विलियम में शरण दी गई और प्रत्यक्ष रूप से घसीटी बेगम, जो इसका प्रतिद्वंदी था सिराजुद्दौला का, घसीटी बेगम का अंग्रेजों ने समर्थन किया। अब सिराजुद्दौला बेचारा क्या करता, उसके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। एक तो उसके राज्य में फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे हैं, ऊपर से जो है किलेबंदी के अलावा परकोटों पर तोपे चढ़ा दिए और उसकी परमिशन नहीं ली गई, ना उससे पूछा गया। बंगाल के भगोड़ों को शरण दे रहे हैं, घसी उसके उसके प्रतिद्वंदी मौसी, उसकी मौसी घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला, आओ जो करना हो कर लो। तो ये उसके लिए नागौर गुजरा। उसने जो है कलकत्ता पर 15 अप्रैल को 15 जून को फोर्ट विलियम को घेर लिया। 1756, 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को घेर लिया। घेरे रहे, ब्लैक होल की घटना पाते हैं क्या थी। 15 जून 1756 को घेर लिया इसने, ठीक। और 5 दिन बाद, 5 दिन घेरेबंदी के पश्चात अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जो उसके वरिष्ठ या जो उसके सम्मानित नागरिक थे और गवर्नर वहाँ का था फोर्ट विलियम का, वो पृष्ठभाग से भाग निकले। लेकिन कुछ अंग्रेज, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थे, 146 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। 18 फुट चौड़े, 18 फीट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े ये कमरा था। कमरे में बंद कर दिया गया। ये जो कितने लोगों को बंद किया गया? 146 लोगों को बंद कर दिया गया। कितने लोगों को? 146 लोगों को। 146 लोग उसमें बंद कर दिए गए। अब देखिए कौन सा दिन था? 15 जून को घेरा हुआ, 5 दिन बाद यानी 20 जून को समर्पण किया अंग्रेजों ने, यानी वो रात थी 20 जून की। 20 जून की रात बंगाल की या कलकत्ता की रात है, उत्तर प्रदेश की रात, बिहार की रात देखिए। 20 जून वही मानसून आने वाला होता है, बरस चुका होता है एकाध लहरा, वहाँ पर तो थोड़ा मानसून आ जाता है। कितनी उमस भरी गर्मी होती, उस उमस भरी गर्मी 20 जून को 146 लोगों को इस 18 गुड़े 14 फुट 10 इंच चौड़े में बंद कर दिया गया रात भर में। सुबह जो है उसमें केवल 23 लोग बचे। जो 146 लोग बंदी थे, 23 ही जिंदा बचे। बाकी मर गए, 123 लोग मर गए। इसकी जो कहानी का रचयिता था वो ZH हालवेल था। कौन था? ZH हालवेल था, जिसे शायद किसी और रूम में बंद कर दिया गया था। अब इस पर जो है, इसके ऊपर इस जो 146 लोग मरे हैं, इस पर बड़ा विवाद चलता है। अंग्रेज़ों ने सरेआम कितने लोग फांसी लगा दी, खुलेआम जिंदा जला दिया। हजारों लोग, जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं, पता नहीं कितने ऐसे लोग मार दिए गए, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन इस 146 को, चूँकि वो लोग कहते हैं ना कि जबरा मारे रोवे ना दे, तो वही हाल था कि ये मरे। हालांकि ये जो है मानवीय दृष्टिकोण से अगर ये घटना हुई थी तो निश्चित तौर पे सम्माननीय नहीं थी, या कह सकते हैं निंदनीय घटना थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि इस घटना का विवरण किसी समकालीन इतिहासकार, जैसे गुलाम हुसैन उस समय के समकालीन इतिहासकार थे, कौन थे?
गुलाम हुसैन। इनकी एक पुस्तक है इतिहास की, सियारुल मुतखैरीन, मुस्तखैरीन। इसमें इन्होंने विवरण नहीं दिया। समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने सियारुल मुतखैरीन में विवरण नहीं दिया। अन्य किसी भारतीय इतिहासकार ने इसका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका जिक्र किया है। H.J. हालवेल, जो उस समय संजोग से उस दिन बच गए थे, उन्होंने इसका जिक्र बार बार किया। और अंग्रेज़ों ने भी अगले 7 सालों में इस घटना का वहाँ के नवाबों के विरुद्ध प्रचार प्रसार के लिए हमेशा इसको जीवित रखा। क्या पता 23 मरे थे, 123 मरे थे, क्या 23 मरे थे या नहीं मरे थे, इसके लिए नवाब को जिम्मेदार कैसे माना सकता? सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर मान लें मरे भी थे, क्या नवाब उसका जिम्मेदार था? नवाब की जिम्मेदारी क्या नवाब ने जीतने के बाद बंद करके उनको, नवाब ही बंद करके गया होगा? भाई जीत गया, जीतने के बाद जाहिर सी बात है कोई निम्न स्तर के अधिकारी ने ही अपना व्यवस्था देखी, नहीं देखी, कुछ था इनको बंद करना है तो बंद करके चला गया होगा। नवाब की गलती इतनी है कि उसने जो है उस व्यक्ति को सज़ा नहीं दी। सज़ा कैसे भी देता, आप सुन नहीं रहे हो। एक तो चिर प्रतिद्वंदी हो, उसके राज्य में उसकी मौसी घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हो, बंगाल के भगोड़ों को वहाँ पर शरण दे रहे हो, तो आदमी खुन्नस तो खाए रहेगा। और दूसरी चीज़, उस समय युद्धों में एक दूसरों को मारने के लिए, जैसे आप आंग्ल फ्रेंच युद्ध देख लीजिए, एक दूसरों के विरुद्ध मार काट हमेशा चलती रहती थी, उसमें कोई किसी को देखता नहीं था। तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं आम थीं, कोई बहुत बड़ी ये दुर्घटना नहीं थी। सैकड़ों लोग मारे जाते थे, उसके बाद आप प्लासी देखिए, बक्सर देखिए, कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं थी। बस बंगाल के नवाब या सिराजुद्दौला का दोष इतना था कि उसने जो उस व्यक्ति को सज़ा नहीं दिया। उसमें दूसरी चीज़ है कि महिलाओं और बच्चे होने की वजह से ये थोड़ी सी और निंदनीय बन जाता है। अगर सैनिकों को बंद किया होता तो हो सकता है ये घटना इतनी तूल ना दी जाती। और इस घटना को नवाब को सीधे दोषी ठहराना सही इसलिए नहीं है कि नवाब ने स्वयं नहीं बंद किया होगा, किसी निम्न स्तर के कर्मचारी ने इसको बंद किया होगा जिसकी सोच उतनी ना रही हो। तो इसलिए जो है नवाब इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है। और अगर ये घटना हुई भी, चूँकि किसी ने कह सकते हैं कि इसको किसी भारतीय इतिहासकार ने नहीं लिखा, केवल ब्रिटिश H.J. हालवेल इसकी कहानी के निर्माता थे। और इसका जो जिक्र किया गया है अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड्स में या अंग्रेज़ों के जो विवरण है नवाब के विरुद्ध प्रचार प्रसार में, बंगाल के नवाब के विरुद्ध प्रचार प्रसार में ये सब किया गया, तो ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों द्वारा की गई, फैलाई गई अफवाहें हो सकती हैं। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी एक तरह से ऐसी दुर्घटना है या ऐसी दुर्घटना है जिसके बारे में ना तो पूरा सच कहा जा सकता है, न पूरा झूठ कहा जा सकता है, और ना पूरी तरह से नवाब को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और ना ही नवाब को एकदम से बरी ही किया जा सकता है। ये तत्कालीन घटना थी, ऐसी घटना थी जो संजोग से दुर्घटना बस हो गई, एक दुर्घटना थी जो हो गई, और उसके लिए नवाब को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।